एक बार फिर से एक ऐसा वायरस आता है जो कोरोना की याद दिला रहा है और लोगों के जहन में खौफ भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाइना से खबर आ रही है कि एचएमपी जो वायरस है वो वैसा ही वायरस लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना आया था, तो फिर उस दौरान लॉकडाउन भी हुआ, कई तरह की मॉक ड्रिल्स हुई, हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट्स होना शुरू हो गए, प्रिपेयर्डनेस होना शुरू हो गई। तो अभी एक बार फिर इसी तरह से मिलता जुलता वायरस जो है वो, जो सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं या जो स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि उसी तरह के कुछ लक्षण हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहां पर भी आज जो है प्रिपेयर्डनेस को लेकर, इस वायरस के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, अगर यहाँ पर केसेस बढ़ते हैं, अगर इसके मामलों में इजाफा होता है तो मेडिकल कॉलेज कितना इसके लिए तैयार है, इसी सब पर चर्चा करेंगे कि कितना घातक ये है, क्या उसी तरह से है जिस तरह से कोरोना वायरस आया था या फिर कुछ और ये है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विशाल टंडन जी हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहले तो ये बताइए, जो जहन में डर है एचएमपी को लेके, ये एचएमपी है क्या, इसके लक्षण क्या है? देखिए, आपने बड़ा अच्छे मौजू पे, एक टॉपिक पे जो इस समय बड़ा एक टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री है ये टॉपिक। तो ये जो वायरस है, पहली तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताता चलूं कि ये कोई वायरस, नया वायरस नहीं है। ये मेटा जैसे इसमें नाम अगर आता है तो मल्टीपल वायरसेस, ये सारे वही वायरसेस हैं जो एक्चुअली निमोनिया का जो सबसे बड़ा जो है रूप लेते हैं, नंबर एक। और यही सीजन होता है, विंटर का सीजन होता है या रेनी सीजन होता है, जिसमें वनरेबिलिटी बढ़ती है। ये दूसरी बात। तो तीसरी जो बड़ी बात है कि ये हर आदमी को जिसकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है और अच्छी है, उसको आई एम अफ्रेड कि उनको ये इफेक्ट नहीं करेगा बाय लार्ज। तो करेगा किसको इफेक्ट करेगा? ये उनको, जैसे जो न्यूनेट हैं, जो बच्चे हैं, पैदा हुए हुए बच्चे हैं, जिनका वेट कम है, जिनको ग्रोथ रिटार्डेशन है, जिनकी इम्यून सिस्टम बड़ा वीक है, वो लोग, जो वो बच्चे जो हैं, और इसी तरह बच्चे जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, चाइल्डहुड में जो जाते हैं, जिनको क्रॉल करने की आदत होती है, नंगे पैर चलने की आदत होती है, ठंड में अगर वो अच्छे से एडिक्वेट कपड़े नहीं पहनते, वो सारे बच्चे भी इम्यूनिटी उनकी थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज होती है इन वायरसेस को डील करने के लिए, वो भी इसकी चपेट में आते हैं। इसी तरह एल्डरली पेशेंट जिनकी कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी होती है, सांस के पेशेंट, सीओपीडी, अस्थमा, ये वो वनरेबल लॉट है, ना कि हर इंसान, हर कॉमन इंसान। तो पहला तो मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि ये मैसेज जाए आपके माध्यम से कि कोविड से इसको कंपेयर मत करें, नंबर एक। ये हमारे बीच में था, और अगर बीच में था, इसका बड़ा क्लियर संदेश जाना चाहिए कि जो मेडिकल टीम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या गवर्नमेंट का जो अमला है, वो वेल कॉम्पिटेंट है इसको डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई इतना शोर शराबा क्यों, इतनी सर्विलेंस क्यों, इतना अलर्ट क्यों, इतनी मॉक ड्रिल क्यों? ये आपको जान के खुशी होगी कि कोविड के बाद एक ऐसा सिस्टम, हमारा सर्विलेंस सिस्टम हमारा इंडिया में भी बना और हमारी नेबरिंग कंट्री में भी बना। ये उसका एक रिजल्ट है, ये रिएक्शन नहीं है। ये एक बड़ी वेलकम चीज है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे देखा कि हमारी साथ वाली कंट्री में कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, तो 2 केसेस जब आईसीएमआर ने रिपोर्ट किए कर्नाटका में, तो उन्होंने एक अलर्ट जारी किया और एक डायरेक्शंस जारी की कि सर्विलेंस सिस्टम को एकदम से, सर्विलेंस सिस्टम को एक्टिवेट करिए और अपनी फैसिलिटीज जनरेट करिए। और मेडिकल कॉलेज, मुझे बताते हुए खुशी है कि विद इन डेज इसकी टेस्टिंग शुरू करेगा। इसके अलग आइसोलेटेड वार्ड्स जो हैं वो बनेंगे, इसमें ओपीडीज चलेंगी, फ्लू ओपीडीज, फीवर ओपीडीज चलेंगी। तो इसमें मुझे लगता है जनता को घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें करने की जरूरत है, वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, हम भी खबरें पढ़ते हैं, लोग भी, आम जनता भी खबरें पढ़ती है सोशल मीडिया पर, तो उनको लगता है कि क्योंकि उसमें बताया जाता है कि हल्की खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ये हो गया, इसके लक्षण क्या है कि जिस तरह से पता लगता है कि हाँ जी, इसके लिए मुझे टेस्ट के लिए जाना। अब वैसे तो वायरल भी चल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या है इसके सिम्टम्स क्या? आपका जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है हर श्रोता ये जानना चाहता है कि मुझे पता कैसे लगे कि मैं इससे ग्रस्त हुआ हूं कि नहीं। सिंपल, देखिए, जो वायरल फीवर, सिंपल वायरल फीवर होगा, उसमें ना किसी दवाई की आवश्यकता होती है, ना किसी एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है, उसमें आपकी इम्यूनिटी ही इतनी सक्षम होती है कि उसको वो ठीक कर लेती है। और आपके जो रूटीन वायरसेस हैं वो
2 या 3 दिन में खुद सेल्फ लिमिटिंग है, सिंपल। और उसमें भी अगर आपको होगा गले में खराश, जुकाम, नाक का बहना, फीवर हो जाना, राइट, और वो बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है नॉर्मली, और वो जल्दी ही रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपको लगे कि कोई सुपर इन्फेक्शन का चांसेस है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो वो तुरंत कंट्रोल में आ जाते हैं, नंबर 1। लेकिन ये जो फीवर रहेगा ये सीधा ही निमोनिया का रूप लेगा, जिसमें नाम ही इसका मेटानिमोनिया जिसका नाम दिया गया, तो निमोनिया की शक्ल लेगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इनकी इन्फेक्शन होगी, डीप इन्फेक्शन होंगी, और उसमें हाई ग्रेड फीवर, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अथरालजिया, दर्दें होंगी बॉडी में, हेडेक बड़ा एक सीवियर सिम्टम रहेगा, और कभी कभी एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी इसकी रहती है, जिसमें डायरिया और डिसेंट्री भी और एसोसिएटेड कभी कभी इसके अंदर रह सकती है। तो ये चीजें, सबसे जो महत्वपूर्ण जो डिफरेंस आपने पूछा, वो सिंपल वायरल डिजीज से ये प्रोलॉन्ग डिजीज होगी, ये टाइम लेगी, इसमें सुपर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। और अगर कोई ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशंस हुई पेशेंट के अंदर, कोमॉर्बिड का तात्पर्य है किसी को डायबिटीज है, कोई किडनी डिजीज का मरीज है, उनमें और ज्यादा घातक रूप जो है ये ले सकता है। इसी तरह सांस के जो पेशेंट हैं ऑलरेडी, उनमें ये घातक रूप ले सकता है। तो ये चीज बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले हमें अपने लक्षण पता करने हैं, और अगर जरा भी डाउट है तो सेल्फ मेडिकेशन में मत एंटर करिए, आप अपने मेडिकल कॉलेज में अपनी टेस्टिंग करवाएं और उसकी तरफ चलें। मतलब वही है ना, सोशल मीडिया पर पढ़कर कि ये कर नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो गलत है, वो ना किया जाए। गूगल डॉक्टर मत बने ना, उसको यूज करें। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि ये थोड़ा सा अलग से होगा, जैसे फीवर बड़ा हाई रहेगा, फिर बॉडी होगी, या और प्रोलॉन्ग चलेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा, काफी देर चलेगा। अब जैसे मान लिया जाए कि जैसे आपने बताया, वैसे तो ये बच्चों को ज्यादातर वो शिकार बनाता है, बच्चे एल्डरली एंड चाइल्ड, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं। तो इसमें जैसे अब किसी को हो गया, मान लीजिए कि किसी को वायरल हो गया, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं कि वायरल हो जाता है, 10-10 दिन ठीक नहीं होता है, तो उसमें प्रिकॉशनरी तौर पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या उसका टेस्ट भी करवाना चाहिए, या डॉक्टर की एडवाइस पर? नहीं, डॉक्टर की एडवाइस सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। नंबर 1, सबसे जो पहली चीजें मैं बोलना चाहता हूं कि क्या करें जिससे हम इससे दूर रहें और प्रिवेंशन कर सकें। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ये टाइम जो है बड़ा एक्सपोजर का टाइम है, तो आप हीटिंग, एक्सेस हीटिंग से बचें। गाड़ियों में आप ब्लोअर लगाते हैं, बाहर उतरते हैं, एक्सपोजर हो जाता है। रूम आपका वर्क प्लेस में हीटिंग लगी है, बाहर जाते हैं, एक्सपोजर हो जाता है। ठंडा बिवरेजेस पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जो बड़े शौकीन है वो, उनको ये फटक से अटैक करेगा। इसी तरह जो फ्राइड स्टफ खाने के शौकीन है, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि विंटर्स में खाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इंसान की, तो जो भी अनाप्शन आप बाहर से आप खाते हैं तो वो इम्यूनिटी को भी हिट करता है और आपके वायरल डिजीज की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ा देता है, नंबर 1। इसके अलावा एडिक्वेट क्लोथिंग नहीं है। अगर आपने अच्छे कपड़े ढक के, फैशन तो करिए, लेकिन फैशन के साथ अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म नहीं रखा है तो वो भी एक एक्सपोजर का कारण जो है आपका बनेगा, नंबर 1। आप डाइट पे चल रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशन किसी कारणवश कंप्रोमाइज्ड है, आप डायबिटिक हैं, आप सीओपीडी के पेशेंट हैं, तो भी आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। आप कितना बाहर क्राउडेड एरियाज में जाते हैं, वो उससे वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सारे रिस्क फैक्टर्स बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सारी चीजों से बचाव करना ही जो है सबसे बड़ी प्रिवेंशन, नंबर 1। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो यूनिवर्सल। कोविड ने हमें एक बड़ी अच्छी, हमारे में जो इसको बोलते हैं ना, सिखा दिया कि कैसे इन चीजों से बचा जाए, क्राउडेड एरिया में ना जाया जाए, प्रिकॉशंस ली जाए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। बाहर से आते हैं तो आप हाथ धोइए, सैनिटाइजर का यूज करिए मिनिमम। उसके अलावा मास्क, जहां पे आपको लगता है बाहर जा रहे हैं, क्राउडेड एरिया में गैदरिंग है। इसी तरह आप अगर खुद ग्रस्त हुए हैं वायरल डिजीज से तो दूसरों को बचाएं, आप घर पे रहें, आप मत जाएं वर्क प्लेस पे। और उसी तरह अगर जा भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने जो है पूरे प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी इस वायरस से भी बचने। तो यानी कि इसमें ये है कि मान लिया जाए कि किसी को अगर फीवर हो भी गया है या उस तरह से लग भी रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम अगर किसी को लग रहे हैं, तो क्या उसको उसी तरह से आइसोलेट हो जाना चाहिए कि अलग से, मतलब नहीं, ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। कोविड मिमिकिंग प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ये व्यवस्था कर दी जा रही है अभी हॉस्पिटल्स में कि इनको अलग से रखा जाए, ताकि ये एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का स्वरूप ना ले, ये हॉस्पिटल से किसी को ट्रांसमिट ना करें। तो ये इनको अलग से ट्रीट किया जाए, अलग से मैनेज किया जाए। और अलग से रखने का पर्पस एक ये भी होता है, अगर आप मेरे से इत्तेफाक रखें, कि आप डेडिकेटेडली मल्टी प्रोंग अप्रोच,
आपको मेडिसिन वाला भी, एनेस्थीसिया वाला भी, एचडीयू वाला भी, डिफरेंट स्पेशलिटीज वाले जो है वो उसको बड़े कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान जो है वो दे सकते हैं। उनकी अवेयरनेस की जा सकती है उनको एक जगह कन्फाइंड करने से। तो ये कोई कन्फाइंड करने का रीजन ये नहीं होता कि हमने उनको कोई छूताछात है या कोई वो उनको अलग कर, ऐसा नहीं, ये उनके ही फेवर में जाती है बात। और सबसे बड़ी बात, इन्फेक्शन कंट्रोल जो हॉस्पिटल के अंदर करने की एक आवश्यकता रहती है वो की जा सकती है। तो ये सारी चीजों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो सर इससे एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे आजकल मतलब जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या इवनिंग वॉक पे जाते हैं, कुछ तो चलो रनिंग भी करते हैं, लेकिन कई लोग अभी रनिंग छोड़ गए हैं या वॉक पे जाते हैं, तो क्या वो अभी, हाँ, उनके लिए क्या है कि किस तरह के प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? देखिए बड़ा सिंपल है, हैबिचुअल जो है मैं मानता हूँ उनको ये छूटेगी नहीं है, ये आदत बन जाती है, उनका एक लाइफ का पार्ट बन जाता है। उनके लिए मेरी बड़ी सिंपल सरल एक सलाह रहेगी कि आप अर्ली मॉर्निंग की बजाय अपना रीशेड्यूल करिए। आप अगर जो रिटायर्ड लोग हैं, क्योंकि वही वनरेबल ग्रुप है जो एल्डरली है ना, तो उनको मेरी बड़ी हाथ जोड़ के एक गुजारिश रहेगी कि अपने टाइम को रीशेड्यूल करिए। आप सनलाइट में दोपहर के टाइम पे, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है, पूरा दिन आप घर पे हैं, तो आप सनलाइट में अपनी वॉक करें। एक तो आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा से मिलेगा, आपको एक्सपोजर का खतरा बहुत कम रहेगा, मतलब जो सर्द हवाएं हैं उन चीजों से आप बच सकते हैं। एक तो मेरी ये एडवाइस रहेगी। इसी तरह जो जिम में जा रहे हैं, जिमिंग वाले, उनसे मेरी ये रहेगी कि आप बड़ी हाई कैलोरी और कार्बोनेटेड जो डाइट है उसका परहेज करें, उससे बचें। आप रूटीन एक्सरसाइजेस करें, आप मास बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करें, और जिम से बाहर निकलने से पहले बॉडी को कूल डाउन होने दें। जैसे आप वार्म अप करते हैं अंदर जाके एक्सरसाइज से पहले, इसी तरह बॉडी को कूल डाउन होने दें, टेक सम टाइम एंड देन कम आउट ऑफ द जिम। उससे आप एक्सपोजर के खतरे से जो है बच सकते हैं। ठीक है सर, तो मतलब ये है कि ज्यादा कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज और पूरा अमला जो है उस सतर्कता बरत रहा है, और सर्वेलेंस सिस्टम को इतना रिबूस्ट है हमारा, इतना स्ट्रांग है, उसको एकदम से एक्टिवेट कर दिया गया है बाय द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अपने श्रोताओं को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए मेडिकल कॉलेजेस बड़े अच्छे से जो है वो प्रिपेयर्ड। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।